हाय प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन हाजिर हैं एक नए रंग रूप के साथ में। आज प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर के साथ में। तो आज शुरुआत करते हैं अपने राजनीति विज्ञान या यूं कहें कि अपने नागरिक शास्त्र से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्नोत्तरों के साथ, जो कि आपको मददगार साबित होते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं में। तो अपन जानते हैं, पहला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अर्थात भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उनको उल्लेखित किया गया है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के अंदर जो निकटतम न्यायाधीश है उसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है? अर्थात जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो एक संविधान में प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उस बंदी प्रत्यक्षीकरण में 24 घंटे की लिमिट दी जाती है। अर्थात सक्षम जो न्यायाधीश है या सक्षम जो अधिकारी है उसके सम्मुख उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होता है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अर्थात ये आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। अभी अपन ने भाग 3 की बात की थी तो वहां पर मौलिक अधिकार समाहित किए गए थे। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका उपार्जन का अधिकार है? किस नीति निर्देशक तत्व के तहत ये कहा गया? अर्थात हर भारतीय नारी और पुरुष को, महिला और पुरुष को अपने जो अधिकार हैं उनके द्वारा अपना जीवन यापन, अर्थात जो जीवन जीने का अधिकार है उसके द्वारा जीवन यापन करने का अधिकार दिया गया है। वो राज्य का एक कर्तव्य के रूप में समाहित किया गया है। ये जो राज्य का कर्तव्य है वो है आर्थिक सुरक्षा संबंधी राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें इनका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान के साथ जोड़ा गया? अर्थात 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया उसके तहत ये मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल संविधान की बात करें तो वहां पर ये जो आपके मौलिक कर्तव्य थे वो समाहित नहीं किए गए थे। अगला प्रश्न आ रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? अर्थात मूल संविधान की बात करें तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रखे गए हैं। 7वां जो अधिकार था वो कानूनी अधिकार के रूप में समाहित कर दिया गया। अब है 8वां प्रश्न, जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थात न्यायालय कोई सक्षम अधिकारी जो है वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए न्यायालय एक लेख जारी करता है जिसको कहते हैं परमादेश, अर्थात आपको आदेशित किया जाता है। संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया? अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अर्थात अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 11वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व बताइए? तो यह बताना है, शासन के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार और संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। अर्थात शासन जो सरकार है उसका मूल्यांकन करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है और इसके साथ में जो संविधान है उसको व्यवहारिकता में लागू करने में भी ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों की पालना में सरकार द्वारा शिक्षा संबंधी संचालित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख कीजिए। तो सरकार ने शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए 86वें संविधान संशोधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। यह सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील कार्यक्रम के द्वारा भी संचालित किया जा रहा है। 13वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है?
समानता के मौलिक अधिकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक समाहित किया गया। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अर्थात अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। 15वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया? अर्थात अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार समाहित है। 16वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता उल्लेखित 6 स्वतंत्रताओं में सम्मिलित है? अर्थात वहां पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता और संस्था या समुदाय बनाने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी समाहित की गई है। अगला क्वेश्चन है, बेगार को निश्चित एवं पुरुषों और स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो बेगार प्रथा को निषेध करता है, साथ में स्त्री और पुरुष के क्रय विक्रय पर भी रोक का प्रावधान है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी करता है? तो यह प्रतिषेध, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 23 अनुच्छेद समाहित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में विलोपित कर कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो किया गया है उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया। 22वां प्रश्न है, संविधान संशोधन पंचायती राज की व्यवस्था पूरे देश में कब लागू की गई? अर्थात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान से नागौर जिले में 1959 में पंचायत राज की स्थापना की थी। यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य में बताना है, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक स्वतंत्रता को हासिल करके आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर आर्थिक जो लोकतंत्र है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी। किस वर्ष के संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो ये 1976 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक। 11वां मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 51A में। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को दिया जाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं? 5 प्रकार के लेख जारी करता है। क्या राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा सकता है? नहीं। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के कोई 2 बिंदु। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना और शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस पर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करते हैं? तो ये बताना है, शासन और विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने में सहायता करते हैं। 31वां प्रश्न आ रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर नागरिक किस से सहायता ले सकते हैं? न्यायालय से सहायता ली जा सकती है। अर्थात जब किसी नागरिक के जो मूल कर्तव्य है उनका हनन किया जा रहा है, उनको कहीं हानि या सीमित किया जा रहा है, तो वह न्यायालय में जा सकता है, कोर्ट में दावा कर सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार समाहित हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये 12 से 30 और 32 से 35। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारतीय नागरिकों को पहले कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों के नाम बताइए? संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समानता का अधिकार।
संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत जो शिक्षा है उसको मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसके अभाव में संविधान शून्य प्राय हो जाएगा। अर्थात जो छठा जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो ऐसा अधिकार है यदि उसको हटा दिया जाए तो संविधान एक तरह से मृत प्राय हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको आत्मा और हृदय के नाम से जाना गया है। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं? ये 5 प्रकार के लेख हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख और चौथा उत्प्रेषण लेख, 5वां है अधिकार परीक्षा लेख। 43वां क्वेश्चन है, उत्प्रेषण लेख का प्रयोग कब किया जाता है? अर्थात आज्ञा पत्र का उपयोग किसी विवाद को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए किया जाता है। उत्प्रेषण मतलब ऊपर वाले न्यायालय द्वारा लिखा जाता है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार का प्रावधान किया गया? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। मूल अधिकारों की श्रेणी से किस मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया? अर्थात मौलिक अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके कानूनी अधिकार का रूप दिया गया। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात इनके खिलाफ अपन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ कानूनी दावा नहीं हो सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य बताओ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। 48वां क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख किया गया है इसमें कि राज्य के कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कोई 2 निर्देशक तत्वों का उल्लेख। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार और संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण। इसके साथ में अगला क्वेश्चन आ रहा है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी कौन कौन से निर्देशक तत्व जोड़े गए? तो ये निर्देशक तत्व हैं, कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था। अर्थात जो कमजोर वर्ग हैं उनको फ्री में कानूनी सहायता, जिसको विधिक सहायता के नाम से जानते हैं, वो प्रदान करना। इसके साथ में जो फैक्ट्रियों में जो प्रबंधन किया जाता है उसमें कर्मचारियों को भी शामिल करना। 51 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी कोई एक निर्देशक तत्व बताइए। राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने के लिए प्रयत्न करेगा। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी कोई एक निर्देशक तत्व बताइए। तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करेगा। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कोई 2 महत्वपूर्ण उदाहरण। पहला उदाहरण आप दे सकते हो भूमि सुधार और दूसरा है कमजोर वर्गों का कल्याण। अगला प्रश्न है, विश्व शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान कहाँ किए गए हैं? अर्थात राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 51 नंबर में विश्व शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। विद्यार्थियों 55 नंबर का प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अर्थात पंचायत राज से संबंधित
73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें स्थानीय स्तर के जो पंचायतें हैं उनको स्वशासी बनाया गया था, उनको और अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कानून के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा पारित किए गए किन्हीं 2 अधिनियमों के नाम। तो पहला अधिनियम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, दूसरा है अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक अधिनियम 1989। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित एक मूल कर्तव्य बताइए। तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों के कोई 2 महत्व। तो पहला महत्व बताना है, यह राष्ट्र हित और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करते हैं, और दूसरा है, यह भारत के नागरिकों के लिए आदर्श के रूप में जोड़े गए हैं, अर्थात इनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में बाल श्रम निषेध के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? तो बाल श्रम निषेध किया गया अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न, संविधान में किस वर्ष 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? जो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 हुआ, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद था 51A। और अंतिम प्रश्न आ रहा है, मूल कर्तव्यों की एक आलोचना। तो मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित हैं। तो ये थे आज के कुछ अपने महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ में कक्षा 12 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रीट की परीक्षा आ रही है, उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो विद्यार्थियों, आप इनको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इससे भी और ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी, सामग्री। तो आप इनको लगातार देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। धन्यवाद।